जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं। भारत ने किया प्रलय मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। इंसास राइफल को फेज आउट करने के बजाय उन्हें अपग्रेड करने की योजना पर चल रहा है काम। पाकिस्तानी सोर्सेस ने कंफर्म किया कि मियांवाली हमले में पाकिस्तान ने खोए 14 एयरक्राफ्ट और 35 सोल्जर्स। नेटो ने भी कोल्ड वॉर एरा की सिक्योरिटी ट्रीटी को औपचारिक रूप से किया सस्पेंड और भारत की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी पर शुरू हो चुका है काम। आज मंगलवार को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से भारत की प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और ऑफिशियल्स के मुताबिक ये परीक्षण सुबह 9:50 पर हुआ था और इस दौरान इस प्रलय मिसाइल ने अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रलय एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज की टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है और इसे मुख्य रूप से एलओसी और एलईसी पर डिप्लॉय करने के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और ये जो मिसाइल है भारत की अपकमिंग रॉकेट फोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होने वाली है और 350 से अधिक प्रलय मिसाइल्स को खरीदने की जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी अपनी एडवांस स्टेज में चल रही है। बाकी इसके अलावा इस वर्ष जुलाई के महीने में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें इस बारे में जानकारी दी गई थी कि इंडियन फर्म जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को किसी दूसरी कंट्री से करीब 340 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट डिफेंस फर्म जेन टेक्नोलॉजीज अत्याधुनिक डिफेंस ट्रेनिंग सॉल्यूशंस और एंटी ड्रोन सिस्टम्स बनाती है। और जो ये रिपोर्ट आई थी कि जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को किसी दूसरी कंट्री से 340 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है तो वो कंट्री कौन थी तो उसका खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन अब यूरेशियन टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कुछ ऑफिशियल्स के हवाले से कंफर्म किया गया है कि वो कंट्री कोई और नहीं बल्कि आर्मेनिया थी जिसने जेन टेक्नोलॉजीज के साथ 340 करोड़ रुपीज़ की कीमत पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स को खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटी ड्रोन सिस्टम्स के साथ ट्रेनिंग सॉल्यूशंस भी शामिल हैं। और जबकि जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा बनाए गए जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में इंडक्ट कर दिए गए और जबकि इंडियन आर्मी भी इनको अपनी सर्विस में इंडक्ट करने की प्रोसेस में है। और बाकी आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि आर्मेनिया इस एंटी ड्रोन सिस्टम वाले डील से पहले भारत से और कौन कौन से वेपन प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका है। अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आर्मेनिया द्वारा जो ये भारत से एंटी ड्रोन सिस्टम्स लिए जा रहे हैं तो अजरबैजान की तरफ से उत्पन्न होने वाले यूएवी थ्रेट को काउंटर करने में ये आर्मेनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगे। बैंकॉक के इम्पैक्ट एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित किए गए डिफेंस सिक्योरिटी 2023 शो के इनॉग्रल डे पर थाईलैंड के रक्षा मंत्री की अगुवाई में एक हाई लेवल डेलीगेशन ने ब्रह्मोस पवेलियन पर ब्रह्मोस मिसाइल के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी ली है। और ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि थाईलैंड के रक्षा मंत्री ने इस ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया और उन्होंने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है जिसमें इंडिया टुडे की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि अभी इंडियन आर्म फोर्सेस जो स्टैंडर्ड असॉल्ट राइफल इंसास का इस्तेमाल करती है और अभी वर्तमान समय में करीब 10 लाख के आसपास इंसास राइफल्स ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री की सर्विस में इस्तेमाल हो रही हैं। हालांकि इंसास राइफल को रिप्लेस करने के लिए रशिया के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल की डील साइन हुई है और वो राइफल्स भारत में ही बन रही हैं। पर चूंकि अभी AK-203 राइफल्स को आने में समय है तो इसलिए इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो मिलिट्री प्लानर्स हैं तो वो मौजूदा इन्वेंट्री की इंसास राइफल्स को पूरी तरह से फेज आउट करने के बजाय उन्हें अपग्रेड करने की योजना पर काम कर रही है। और चूंकि इंसास राइफल अभी भी बहुत बड़े स्केल पर इंडियन मिलिट्री में इस्तेमाल होती है तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह की योजना बनाई जा रही है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस ने ऑलरेडी अपग्रेडेड इंसास राइफल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और अब इंडियन आर्मी भी अपने इंसास राइफल्स को अपग्रेड करने वाली योजना के साथ सामने आ सकती है। और डिफेंस ऑफिशियल्स का यह मानना है कि मौजूदा इंसास राइफल को अपग्रेड करना ज़्यादा ऑपरेशनली वायबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। और चूंकि इंसास राइफल को ऑपरेट करने के मामले में जो इंडियन सोल्जर्स हैं तो वो काफ़ी व्यापक रूप से ट्रेंड हैं क्योंकि इसे कन्वेंशनल और सब कन्वेंशनल दोनों ही तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन में एक प्राइमरी वेपन की तरह अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इनको पूरी तरह से हटाने के बजाय इनको अपग्रेड करने पर विचार किया जा रहा है। और इंसास राइफल के अपग्रेड में स्टडी बट स्टॉक, रिकॉइल को कम करना, पिस्टल ग्रिप प्रोवाइड करना, हैंड गार्ड प्रोवाइड करना, एक्सेसरीज को माउंट करने के लिए पिकेटनी रेल्स, तो इस तरह के अपग्रेड इसमें शामिल रहेंगे। और जबकि इंडिया टुडे की रिपोर्ट में स्टार एरोस्पेस के डायरेक्टर मिस्टर समीर धवन की तरफ से कहा गया कि उनकी कंपनी ने ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस को अपग्रेडेड इंसास राइफल्स प्रोवाइड करी हैं और इंसास राइफल की जो मॉडिफाइड किट है तो उसको गृह मंत्रालय से अप्रूवल मिला है। और उनका ये भी दावा है कि गृह मंत्रालय के रिकमेंडेशन के बाद उन्हें भारत में इसका डिज़ाइन पेटेंट भी मिल चुका है और अपग्रेड के लिए जो पार्ट्स होंगे वो DRDO की ARDA की सपोर्ट के साथ लोकली सोर्स किए जा सकते हैं। और बाकी जैसा कि पहले के अपडेट्स में हम आपको बता चुके हैं कि अगले साल के अंत तक अमेठी में AK-203 की टोटल 70,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो जाएगा। और ऑफिशियल की तरफ से भी कहा गया था कि अगर इन AK-203 राइफल्स की डिमांड गृह मंत्रालय से भी आती है तो फिर इनका जो प्रोडक्शन का आंकड़ा है वो 25 से 30 लाख यूनिट्स तक भी टच कर सकता है। लेकिन अब इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट का आना जिसमें ये कहा जा रहा है
कि इंसास राइफल्स को ही अपग्रेड करके उससे आगे कंटिन्यू करने की योजना है और पैरामिलिट्री और स्टेट पुलिस ऑलरेडी कुछ अपग्रेडेड इंसास राइफल्स को ले भी चुकी है। तो अब इसके बाद कई तरह के प्रश्न उठते भी हैं। बाकी इंसास राइफल को अपग्रेड करने वाली योजना पर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिए। और अगर इंसास राइफल्स के बारे में डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी इस पर एक वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी सूचित कर दें कि डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर नई क्विज लाइव हो चुकी है, जो कि हर किसी के लिए बिल्कुल फ्री है और इसके माध्यम से आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और इस क्विज में पार्टिसिपेट जरूर करें। और बाकी हमारे नवंबर महीने की डेडिकेटेड डिफेंस मैगजीन डिफेंस 360 रिवाइंड और हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध लेटेस्ट करंट अफेयर्स ई मैगजीन एस्पिरेंट फ्रंटलाइन, तो इन दोनों ही ई मैगजीन्स पर फेस्टिव सीजन का ऑफर जारी है। तो अगर आप इन ई मैगजीन्स को बाय करने का सोच रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आज ही बाय करें। और याद रखें स्पेशल डिस्काउंट के लिए स्पेशल कूपन कोड है festive25। तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की मियांवाली में जो उनके एयरफोर्स बेस पर हमला हुआ था, तो उस हमले के बाद से पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा विंग ISPR इस दौरान उन्हें हुए नुकसान को पूरी तरह से छिपाने की कोशिश कर रही है और जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि इस हमले में केवल 3 ही एयरक्राफ्ट डैमेज हुए थे और वो भी ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट थे। लेकिन अभी हाल ही में एक पाकिस्तानी एनालिस्ट आयशा सिद्दीका, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से ये लिखा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और ISPR इन्फॉर्मेशन को छुपा रही है। एक्चुअल में इस हमले में पाकिस्तान ने अपने 14 एयरक्राफ्ट और 35 मिलिट्री मैन खोए हैं और नुकसान का ये आंकड़ा हमला करने वाले मिलिटेंट्स की कैपेसिटी को दर्शाता है। और आयशा सिद्दीकी का यह भी मानना है कि पाकिस्तान की आर्मी को पॉलिटिक्स छोड़ के सिक्योरिटी पे वापस आना चाहिए। और द प्रिंट के साथ अपने आर्टिकल में उन्होंने ये भी लिखा कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां इस गलतफहमी में थी कि उन्हें आतंकवाद से मुक्ति मिल गई है, लेकिन मियांवाली में जो हमला हुआ ये उनकी आंखें खोलने वाला था और इस हमले ने पाकिस्तान को झकझोर के रख दिया है। और आतंकियों ने इस हमले के जरिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर सबसे कठिन लक्ष्य पर कब्जा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। और ये जो हमला है ये केवल एक शुरुआत हो सकता है और एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये हमला पाकिस्तान के लिए पार्टीशन की एक और वजह बन सकता है। पर खैर उस देश से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जो देश अपने खुद के सोल्जर्स का सम्मान करना नहीं जानता है। रशिया द्वारा डील से बाहर निकल जाने के बाद आज मंगलवार को नेटो ने भी कोल्ड वॉर एरा के सिक्योरिटी ट्रीटी को औपचारिक रूप से सस्पेंड करने की घोषणा करी है, क्योंकि नेटो का कहना है कि इस ट्रीटी को साइन करने वाले मेंबर्स अब इस पैक्ट में अपने पार्टिसिपेशन को फ्रीज कर रहे हैं। आपको बताया था कि जो ट्रीटी थी इसका उद्देश्य ये था कि जो कोल्ड वॉर टाइम की राइवलरी कंट्रीज थी, तो ये ट्रीटी उनको आपसी सीमाओं के पास सैनिकों को जमा करने से रोकती थी, जो कि नवंबर 1990 में साइन हुई थी और इसे ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप के नाम से जाना जाता है। कई वर्षों के डिस्कशन के बाद अब आखिरकार भारत ने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को आगे लाने की प्रोसेस को शुरू कर दिया है और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट यानी कि NSCS कई केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के परामर्श के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति बना रहा है और उसके बाद इसके लिए कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मांगी जाएगी। और स्ट्रेटजी के एक्सपर्ट्स की तरफ से काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी कि भारत के पास अपनी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और इस स्ट्रेटजी का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा कि भारत के राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में भारत की सभी एजेंसीज को गाइडेंस मिल सके। इसमें भारत के सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को रखा जाएगा जो कि हमारे आंतरिक और बाहरी दोनों ही तरह की चुनौतियों को डिफाइन करेंगे और नेशनल ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल करना है तो उसके लिए भी इसमें गाइडेंस दी गई होगी। और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस स्ट्रेटजी को तैयार करने के लिए पिछले कुछ महीनों में पूरे देश भर की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ ने अलग अलग चैलेंजेस और थ्रेट्स के बारे में जरूरी इनपुट्स शेयर किए हैं और इनमें ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरह के चैलेंजेस शामिल रहेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, सप्लाई चेन से इन्वायरमेंट, ये सारी चुनौतियाँ। और एक बार जैसे इसका फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो फिर उसे पब्लिक किया जाएगा। और वैसे आपको बता दें कि अमेरिका, रशिया, UK, जापान ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज़ को पब्लिक कर रखा है और जबकि चीन की भी एक कॉम्प्रहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है और जबकि पाकिस्तान ने भी 2022 से 2026 तक अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स और अपने प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन किए थे। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में असम में देश के प्रति अपने कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक प्रवीण तमांग ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadron.in पर जाके नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें और स्पेशल डिस्काउंट का स्पेशल कूपन कोड रहेगा PKMKB। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।